जंतु जगत की इस विस्तृत व्याख्या में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जीव विज्ञान के सबसे बड़े और सबसे जटिल कार्यों में से एक को डिकोड करने वाले हैं, और वो है लाखों अलग अलग जीवों को एक स्पष्ट दृश्यमान नियम पुस्तिका के जरिए समझना और उनका वर्गीकरण करना। ये महज जानवरों के नाम रटने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस छिपे हुए कोड को समझने के बारे में है जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर एक प्राणी के शरीर की संरचना को तय करता है। अब जरा इस विशाल संख्या पर गौर करते हैं। अब तक 10 लाख से अधिक जंतु प्रजातियों का वर्णन किया जा चुका है। ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जरा कल्पना कीजिए कि एक विशाल पुस्तकालय में 10 लाख किताबें बिना किसी इंडेक्स या व्यवस्था के बिखरी पड़ी हों। ये तो पूरी तरह से अराजकता होगी, है ना? ठीक इसी वजह से जीवों को सही ढंग से समझने और उनका अध्ययन करने के लिए एक बेहद मजबूत और तार्किक वर्गीकरण प्रणाली की तत्काल आवश्यकता होती है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण के रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। पहला, व्यवस्था की आवश्यकता। दूसरा, वर्गीकरण के नियम। तीसरा, मुख्य वर्गीकरण मानचित्र। चौथा, पोरीफेरा यानी सरल स्पंज। पांचवा, आर्थ्रोपोडा यानी कवचित और प्रचुर जीव। और छठा, कॉर्डेटा यानी नोटोकॉर्ड परिवार। भाग 1, व्यवस्था की आवश्यकता। भाग 2, वर्गीकरण के नियम। जैविक वर्गीकरण वास्तव में एक अंतर्निहित कोड या वीडियो गेम के आंकड़ों की तरह काम करता है। जीवन कैसे धीरे धीरे जटिलता में बढ़ता है, इसे संगठन के स्तर से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। यह स्पंज में पाए जाने वाले ढीले सेलुलर एकत्रीकरण यानी एकदम बुनियादी कोशिकीय स्तर से शुरू होता है। फिर कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, और उच्च संघों में ये अंग मिलकर एक संपूर्ण कार्यात्मक अंग तंत्र बनाते हैं। यह प्रकृति का निर्माण करने का अपना शानदार तरीका है। अगला महत्वपूर्ण नियम शरीर की सममिति या सिमेट्री है। अरीय सममिति का सीधा सा मतलब है कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला तल जीव को 2 बिल्कुल समान हिस्सों में बांट सकता है, जैसे किसी साइकिल का पहिया। इसके विपरीत द्विपार्श्व सममिति में शरीर को केवल एक ही तल से बाएं और दाएं समान हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों या कीड़ों में देखने को मिलता है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, प्रगुहा या कोइलम की उपस्थिति। ये मूल रूप से शरीर की दीवार और आहार नली के बीच की गुहा होती है। शरीर को छांटने के लिए ये एक बहुत बड़ा और अहम फिल्टर है। जीवों को सीधे इस आधार पर अलग किया जाता है कि उनमें सच्ची प्रगुहा है या एक झूठी प्रगुहा, जिसे स्यूडोकोइलम कहते हैं, या फिर वे पूरी तरह से प्रगुहा विहीन हैं। शरीर की जटिलता को इस बात से भी परखा जाता है कि अंग किस तरह से कार्य कर रहे हैं। परिसंचरण तंत्र का ही उदाहरण लेते हैं। खुले तंत्र में हृदय सीधे रक्त पंप करता है और कोशिकाएं मूल रूप से उसमें नहाती रहती हैं। वहीं बंद तंत्र में, जो जाहिर है अधिक जटिल होता है, रक्तवाहिकाओं की एक सटीक श्रृंखला धमनियों और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता है। भाग 3, मुख्य वर्गीकरण मानचित्र। अब ये जो मानचित्र है, ये पूरी कहानी बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। बहुकोशिकीय एनिमेलिया से शुरू होकर हम संगठन के स्तरों से गुजरते हैं, फिर समिमिति के आधार पर अलग अलग शाखाएं बढ़ती हैं, और अंत में शरीर गुहा के आधार पर। ये सारे फिल्टर बहुत ही स्पष्ट रूप से और बड़े करीने से पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक हर प्रमुख संघ तक हमें ले जाते हैं। भाग 4, पोरीफेरा, सरल स्पंज। अगर स्पंज को किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर के रूप में देखा जाए तो उसके बुनियादी आंकड़े कुछ इस प्रकार होंगे। संगठन का स्तर केवल कोशिकीय है, कोई सममिति नहीं, कोई जटिल अंग नहीं। इनके शरीर का आकार स्पिक्यूल्स या कंटिकाओं द्वारा समर्थित होता है, और वे उभयलिंगी होते हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि एक ही जीव अंडे और शुक्राणु दोनों का उत्पादन करता है। यह एक अत्यंत सरल लेकिन प्रकृति का अत्यधिक प्रभावी डिजाइन है। इन स्पंज के अस्तित्व की पूरी कहानी उनके जल परिवहन तंत्र पर टिकी है। पानी शरीर की दीवार में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, से अंदर प्रवेश करता है। फिर ये स्पंजु गुहा नामक एक केंद्रीय कक्ष में जमा होता है और आखिर में ऑस्क्यूलम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये अंतर्निहित प्रवाह ही भोजन इकट्ठा करने और श्वसन के लिए इनका एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण साधन है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोरीफेरा के इस बेहद सरल कोशिकीय अस्तित्व को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर क्या होता है जब विकासवादी कोड एक बहुत बड़ा अपग्रेड लेता है और पूरी तरह से संरक्षित जटिल अंग प्रणालियों का निर्माण करता है? इसका उत्तर हमें धरती के सबसे सफल जीवों की ओर ले जाता है। भाग 5, आर्थ्रोपोडा, कवचित और प्रचुर। आर्थ्रोपोडा का पृथ्वी पर कितना बड़ा प्रभुत्व है, ये इस बात से स्पष्ट होता है कि सभी वर्णित प्रजातियों में से 2/3 से अधिक, जी हाँ 66% से भी अधिक, केवल इसी एक संघ से संबंधित हैं। कीड़े, मकड़ियां, केकड़े, ये सभी इसी भारी हथियारों से लैस और अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा वाले समूह का हिस्सा है। ये वाकई एक चौंका देने वाला आंकड़ा है, जो इनकी उत्तरजीविता रणनीतियों की जबरदस्त सफलता को साबित करता है। तो आखिर इनकी इस बेमिसाल सफलता का रहस्य क्या है? ये द्विपार्श्व सममिति और पूर्ण अंग तंत्र स्तर प्रदर्शित करते हैं।
लेकिन इनका असली गेम चेंजर है काइटिन से बना बाह्य कंकाल और संधियुक्त उपांग। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में स्पष्ट रूप से बटा होता है। मजबूत कवच और लचीले जोड़ों के इस शानदार संयोजन ने इन्हें लगभग हर कल्पनीय वातावरण में पनपने की अद्भुत क्षमता दी है। भाग 6 कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड परिवार। ये वर्गीकरण मानचित्र का बिल्कुल अंतिम और यकीनन सबसे परिचित हिस्सा है, जिसमें मछलियां, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी शामिल हैं। इस पूरे समूह का नाम एक बहुत ही विशिष्ट संरचना पर रखा गया है, पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड। ये मूल रूप से भ्रूणीय विकास के दौरान पीछे की तरफ बनने वाली एक छड़ जैसी संरचना है। कॉर्डेटा संघ का सदस्य कहलाने के लिए जीवन के किसी न किसी स्तर पर इस संरचना का होना एकदम अनिवार्य है। अगर कॉर्डेट्स के बुनियादी आंकड़े देखे जाएं तो ये वर्गीकरण का उच्चतम स्तर है। द्विपार्श्व सम्मिति, पूर्ण प्रगुहा और अंगतंत्र स्तर के साथ साथ इनमें नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और चलने या तैरने के लिए अंग या पंख होते हैं। इसे उच्च गतिशीलता और जटिल प्रसंस्करण के लिए बना एक बेहद उन्नत हार्डवेयर कह सकते हैं। कॉर्डेट्स के भीतर कशेरुकियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकासवादी छलांग के आधार पर 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, और वो है जबड़े का विकास। एग्नेथा वे आदिम मछलियां हैं जिनमें जबड़े नहीं होते, जबकि नैथोस्टोमेटा में वे सभी जीव शामिल हैं जिनके पास जबड़े हैं। जबड़े की उपस्थिति ने शिकार करने और भोजन ग्रहण करने की क्षमता में सचमुच एक क्रांति ला दी। हालांकि वर्गीकरण के इस उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भी प्रकृति हमें आश्चर्यचकित करना नहीं छोड़ती। इकाइनोडर्मेटा जैसे कि स्टारफिश वापस अरीय समिति की ओर लौटते हैं। यद्यपि ये उच्च विकसित हैं, इनका जल संवहनी तंत्र और समिति यह साबित करते हैं कि विकास के पास अस्तित्व बनाए रखने के कई पूरी तरह से अलग लेकिन बेहद सफल तरीके मौजूद हैं। ये सारी जानकारी हमें एक मुख्य निष्कर्ष पर ले जाती है। संगठन के स्तर, समिति, प्रगुहा, ये सिर्फ जीव विज्ञान की किताबों में छपे कुछ कठिन शब्द नहीं है, बल्कि ये जीवन के मूलभूत ब्लूप्रिंट हैं। यही वो नियम पुस्तिका है जो तय करती है कि कोई भी जीव अपने पर्यावरण में कैसे जीवित रहेगा, कैसे खाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा। तो अंत में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न सामने आता है। हर साल हजारों नई प्रजातियों की खोज होती है। क्या वे सभी इस मास्टर फ्लो चार्ट में हमेशा बड़े करीने से फिट होती रहेंगी, या फिर गहरे समुद्रों या घने जंगलों में कोई ऐसा अजीबोगरीब जीव छिपा है जो प्रकृति के बारे में हमारी समझ को ही बदल देगा और जीव विज्ञान के इन नियमों को पूरी तरह से फिर से लिखने पर मजबूर कर देगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस व्याख्या में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।